वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आरएस प्री 2025 के लिए आहार एवं पोषण, आरएच कारक और रक्त समूह के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह पोषक तत्व रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है हमारे पास में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी। तो ब्लड क्लॉटिंग की जब हम बात करेंगे तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। और विटामिन के का नाम होता है नेफ्थेक्विनोन। इसके अलावा इसकी कमी से होता है हेमरेज। इसके अलावा अगर विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन सी, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी की अगर हम बात करें इसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य दिन भोजन कार्यक्रम मिड डे मील स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल बच्चों को भोजन प्रदान करना, प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना और बच्चों में पोषण स्तर सुधारना, शिक्षकों को रोजगार प्रदान करना, विद्यालयों का बुनियादी ढांचा सुधारना। तो अगर हम मिड डे मील की बात करते हैं तो ये स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 1995 को। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक विद्यालय में नामांकन बढ़ाना एवं बच्चों में पोषण स्तर सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पेशीय संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पेशीय संकुचन में ऑप्शन है इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसमें सोडियम भी आता है, पोटेशियम भी आता है और कैल्शियम भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड फोर्टिफिकेशन से क्या तात्पर्य है? भोजन में मिलावट करना, भोजन संरक्षित करना, भोजन में पोषक तत्वों को बढ़ाना या भोजन को रंग देना। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, भोजन में पोषक तत्वों को बढ़ाना। इसके अलावा इसमें विटामिन, खनिज लवण और अन्य पोषक तत्व भी ऐड करना, इसको बोलते हैं हम फूड फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड आवश्यक अमीनो एसिड है जिसे शरीर स्वयं नहीं बना सकता? जब हम अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो इसमें आते हैं एक तो आवश्यक अमीनो एसिड्स, इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं अनावश्यक अमीनो एसिड्स और एक होते हैं अर्ध आवश्यक। इसमें ऑप्शन है ग्लाइसिन, एलाइनिन और लाइसिन, प्रोलाइनिन। तो इसका करेक्ट आंसर है लाइसिन, जो कि आवश्यक अमीनो एसिड्स में आता है। और अगर हम अन्य आवश्यक अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो इसमें आता है हिस्टीडीन, हिस्टीडीन। इसके अलावा आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मैथियोनिन, नेक्स्ट है फेनिल एलिन, रेयोनिन, ट्रिप्टोकिन और वैलिन। इसके अलावा अगर हम बात करें अनावश्यक अमीनो अम्ल, तो इसमें आएगा अर्जिनिन, एलानिन,
एस्पार्टिक एसिड, सेरिन, ग्लूटामीन, प्रोलीन और थायरोसिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया लाइसिन। इसके अलावा जो ग्लाइसिन है ये होता है सरल अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में रफेज का क्या महत्व है? ऊर्जा प्रदान करना, पाचन क्रिया को सुचारू रखना, विटामिन का संश्लेषण या खनिजों का अवशोषण। तो जब हम रफेज की बात करते हैं इन्हें और क्या कहते हैं? हम रुक्षांश कहते हैं। इसके अलावा ये होते हैं हमारे आहार फाइबर, जो कि हेल्प करते हैं भोजन के पाचन में और ब्लड शर्करा के नियंत्रण में, रक्त शर्करा का नियंत्रण। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या है? जैसे कि फल, इसके अलावा गाजर, मूली, पालक, दालें, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन दर्शाता है? प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन क्या होगा? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या खनिज। तो इनमें से दर्शाएगा कार्बोहाइड्रेट। और ये होता क्या है? इसमें जब हम बॉडी को पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट देते हैं तो उससे क्या होता है, जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा के लिए प्रोटीन का उपयोग ना करके वो किसका यूज करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करता है। और इसमें जो प्रोटीन है वो बिल्कुल सेफ हमारी बॉडी में बच जाती है, जो कि हमारे शरीर में क्या मरम्मत के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। इसे मैं दोबारा से समझाती हूँ ढंग से। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन क्या होता है? तो ये प्रोटीन को बचाने की क्रिया है। प्रोटीन को बचाने की क्रिया जो शरीर की वह क्षमता है इसके द्वारा वह आवश्यक कार्यों के लिए प्रोटीन को क्या करता है? सेव रखता है, प्रोटीन को संरक्षित रखता है। प्रोटीन संरक्षित कैसे रहेगा? जब हमें बॉडी में ऊर्जा की आवश्यकता होगी और उस आवश्यकता को कौन पूरी कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट पूरी करेगा, तब प्रोटीन सेफ रहेगा हमारी बॉडी में। फिर ये क्या कार्य करेगा हमारी बॉडी में? यह है यह ऊतकों के निर्माण व मांसपेशियों की मरम्मत इन पर कार्य करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के संदर्भ में अंधता किस विटामिन की कमी का परिणाम हो सकता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी या विटामिन ई। इसमें बोला है अंधता, तो अंधता होता है विटामिन ए की कमी से, रतौंधी। इसके अलावा अगर हम विटामिन बी 12 की बात करें तो ये होता है साइनोकोबाल्मिन और इससे होता है पर्नीसियस एनीमिया। पर्नीसियस एनीमिया। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इससे इसके अगर हम स्रोत देखें
तो होते हैं आंवला, संतरा, पत्ता गोभी, हरी मिर्च। नेक्स्ट है विटामिन ई, जिसका अगर हम कमी देखें तो इसकी कमी से होती है नपुंसकता, बांझपन। ठीक है। अगर हम विटामिन सी की कमी से रोग देखें तो वो होता है स्कर्वी रोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो अवेलेबिलिटी शब्द का क्या अर्थ है? भोजन में पोषक तत्वों की कुल मात्रा, शरीर द्वारा अवशोषित और उपयोग किए जा सकने वाले पोषक तत्वों की मात्रा, भोजन का कैलोरी मान या भोजन का स्वाद। तो बायो अवेलेबिलिटी होती है जैव उपलब्धता। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शरीर द्वारा अवशोषित, उपयोग किए जा सकने वाले पोषक तत्वों की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या मापता है? भोजन में वसा की मात्रा, भोजन में प्रोटीन की मात्रा, भोजन के सेवन के बाद रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि की दर या भोजन में विटामिन की मात्रा। अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी रैंकिंग करना, खाद्य पदार्थ की रैंकिंग। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, भोजन के सेवन के बाद रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि की दर। नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आरएच फैक्टर के क्वेश्चंस। तो आरएच फैक्टर क्या होता है? अगर हम थोड़ा बेसिक देखें आरएच फैक्टर, इसकी खोज की थी कॉर्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने। इसके अलावा मकाका रीसस नामक बंदर में इसकी खोज की गई थी। और ये क्या होता है? एक प्रकार का एंटीजन होता है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरएच कारक क्या है और यह कहाँ पाया जाता है? यह एक प्रकार का एंटीबॉडी है। रक्त प्लाज्मा में यह एक प्रकार का एंटीजन है जो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। यह एक प्रकार का हार्मोन है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। एक प्रकार का एंजाइम जो प्लेटलेट्स में पाया जाएगा। तो आरएच कारक क्या होता है? एक प्रकार का एंटीजन होता है जो कि पाया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच असंगति की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब माता और पिता दोनों आरएच धनात्मक हो, जब माता आरएच धनात्मक और पिता आरएच ऋणात्मक हो, जब माता आरएच ऋणात्मक और पिता आरएच धनात्मक हो, जब माता और पिता दोनों आरएच ऋणात्मक हो। अगर हम आरएच असंगति की बात करते हैं तो ये होता है जब माता आरएच नेगेटिव हो और पिता आरएच पॉजिटिव हो। ठीक है। और जो भ्रूण है वो हो आरएच पॉजिटिव। ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब माता आरएच ऋणात्मक हो और पिता आरएच धनात्मक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच असंगति के दौरान मां का शरीर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है? आरएच एंटीजन का उत्पादन करता है, आरएच एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ाता है। तो इसमें मां का शरीर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा? जो आरएच एंटीबॉडी का उत्पादन करेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच एंटीबॉडी भ्रूण को कैसे प्रभावित करते हैं? ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाकर,
लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करके पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ाकर विकास को तेज करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का मुख्य खतरा क्या है? जन्म के समय कम वजन, पीलिया और एनीमिया, शारीरिक विकलांगता या उपरोक्त सभी। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के अगर हम मुख्य खतरा देखें तो इसमें होता है पीलिया और एनीमिया, और ये होता है आरबीसी के नष्ट होने से, आरबीसी के नष्ट होने से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच असंगति को रोकने के लिए किस प्रकार का उपचार दिया जाता है? एंटीबायोटिक्स, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन, विटामिन के इंजेक्शन या आयरन सप्लीमेंट। तो इसके लिए दिया जाता है एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन कब दिया जाता है? केवल गर्भावस्था के दौरान, केवल प्रसव के बाद, गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद दोनों, या गर्भावस्था से पहले? तो ये इंजेक्शन दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद दोनों। ये शिशु के जन्म के 72 आवर्स के समय दिया जाता है, और इसके अलावा अगर गर्भावस्था के दौरान हम बात करें तो ये दिया जाता है 28वें वीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिता होमोजियस आरएच धनात्मक और माता आरएच नेगेटिव है तो शिशु का आरएच प्रकार क्या होगा? ये होगा आर। तो अगर हम शिशु की बात करें, ये होगा आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इसमें क्या हो रहा है, जो कैपिटल आर है वो प्रभावी है, और ये जो स्मॉल आर है ये अप्रभावी गुण है। तो इसका मतलब सभी में क्या है, प्रभावी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100% आर एच धनात्मक, ऑप्शन नंबर ए, आर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एच कारक की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर ने, विलियम हार्वे, एंटोनी वैन लियोवेनहॉक और रॉबर्ट हुक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच कारक का नाम किस पर रखा गया है? मानव, चूहा, रीसस मकाका बंदर या खरगोश? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीसस मकाका बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त समूह ए बी ओ की खोज किसने की है? लुईस पास्चर, कार्ल लैंडस्टीनर, रॉबर्ट कॉच या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? ए बी या ओ? तो इसका करेक्ट आंसर है ओ, यूनिवर्सल डोनर हम कहते हैं ओ को। और ओ में ना एंटीजन ए होता है और ना ही एंटीजन बी होता है। दोनों ही उपस्थित नहीं होते हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है? ए बी या ओ? तो इसका करेक्ट आंसर है ए बी को कहा जाता है, ए बी पॉजिटिव। ठीक है। अगर यूनिवर्सल डोनर की हम बात करते हैं तो ये होता है ओ नेगेटिव। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए तो उसके रक्त में कौन सा एंटीबॉडी होगा? एंटी ए, एंटी बी, एंटी ए, एंटी बी दोनों, या कोई एंटीबॉडी नहीं? इसमें पूछा है रक्त समूह ए, ब्लड ग्रुप ए की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह बी है तो उसके रक्त में कौन सा एंटीबॉडी होगा? एंटीबॉडी ए, एंटी बी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी दोनों, या कोई एंटीबॉडी नहीं? तो अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं तो इसमें होगा एंटीबॉडी ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है तो उसके रक्त में कौन सा एंटीबॉडी होगा? अगर हम ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। और इसमें एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ओ है तो उसके रक्त में कौन सा एंटीबॉडी होगा? अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसमें होगा एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों। एबीओ रक्त समूह प्रणाली किस प्रकार की आनुवांशिकी का उदाहरण है? ऑप्शन है सह प्रभाविता व बहु एलीलवाद, केवल पूर्ण प्रभाविता, केवल अपूर्ण प्रभाविता, केवल बहु एलीलवाद। तो एबीओ रक्त समूह में होता है सह प्रभाविता और बहु एलीलवाद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए? केवल रक्त समूह का मिलान करना चाहिए, रक्त समूह और आरएच कारक दोनों का मिलान करना चाहिए, रोगी की आयु का ध्यान रखना चाहिए, रोगी के लिंग का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं तो हमें उस समय पर ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर दोनों का मिलान करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बॉम्बे रक्त समूह क्या है? एक दुर्लभ रक्त समूह जिसमें एच एंटीजन अनुपस्थित होता है, एक सामान्य रक्त समूह, ए बी रक्त समूह का एक उप प्रकार, या ओ रक्त समूह का एक उप प्रकार। तो बॉम्बे रक्त समूह होता है एक दुर्लभ रक्त समूह जिसमें एच एंटीजन अनुपस्थित होता है। इसके अलावा इसे हम कहते हैं एच एच ब्लड ग्रुप, जो कि होता है जिसमें जो एच जीन है, एच जीन के बिंदु उत्परिवर्तन के कारण। और ये जो ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसमें एच एंटीजन क्या होता है? अनुपस्थित होता है, एच एंटीजन अनुपस्थित। और इसके अलावा जो व्यक्ति है, व्यक्ति के सीरम में एंटीबॉडी एच होता है। और जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं उन्हें सिर्फ इसी टाइप का रक्त समूह चढ़ाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।